हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कर्व फिटिंग, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक को हम इन सिंगल वीडियो खत्म करने वाले हैं एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 13 ऑफ द प्लेलिस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। मैंने पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बनाया है, आप सबको दिख ही रहा होगा मेरे चैनल में। तो बेसिकली वहां पे हम लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था विद प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिससे कुछ बेसिक कंसेप्ट 11 12 के और बाकी सारी जो जगह में यूज हो सकता है वो हमने कवर किया था। तो आज जो है हम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज द सेशन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा जो स्क्रीन है वो आप सबके सामने विजिबल होगा। आज जो हम सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट कर्व फिटिंग। इसके बारे में बात करेंगे, कर्व फिटिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों ये होता क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा कलर अलग ले लेते हैं या फिर हाँ, ठीक है, येलोइश थोड़ा ले लेते हैं। बिल्कुल, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है x1 x2 x3 और ऐसे चलते चलते कट जाए रास्ते नहीं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, दैट इज एक्स वाई एन एंड उसके आउटपुट में हमारे पास वाई वन वाई टू वाई थ्री, हमने ये चीज देखी हुई है राइट। तो वो हमारे पास जा रहा है वाई एन तक। बिल्कुल सर, ये तो कोई बात नहीं, दिक्कत क्या हो गई इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना हमें समझ में आ गया है। ओके, अब दोस्तों अगर मैं क्या करूं, क्योंकि ये बहुत सॉरी क्योंकि ये बहुत पास पास ही जो पॉइंट्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर राइट। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ आ गया। अच्छा, तो क्लोज हैं दोस्तों, तो क्या हो गया, अब देखो ध्यान से। लेट लेट लाइन ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज इक्वल टू, हमें एक लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई थी 11 12 क्लास में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, दैट इज y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये लाइन की इक्वेशन आपको पता है। तो वहीं पे मैं a प्लस बी एक्स करके यहाँ पे लिख देता हूँ। एम एक्स प्लस सी को मैंने जस्ट m को b लेट किया है और जो c है वो हमारा a लेट किया है मैंने। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है कर्व फिटिंग वाले जो कंसेप्ट में, हमारा टारगेट होता है टू फाइंड ए एंड बी, टू फाइंड ए एंड बी। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हम ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी और बेस्ट फिट लाइन मिल जाएगा। दीज आर वेरी क्लोज पॉइंट्स राइट। ये जो है क्लोज पॉइंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्लॉट करके आपको दिखाऊं, विजुअलाइज करूं कि क्या सीन चल रहा है ना, ये जो पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना, डिस्पर्स्ड पॉइंट्स होंगे बहुत सारे हमारे पास। जो मैंने x1 x2 लिख रखा है वो बहुत सारे ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कि हमें क्या करना है ना, हमारा टारगेट ये है कि हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, दैट इज द बेस्ट फिट लाइन, जिससे हमें एरर जो है सबसे कम देखने को मिले। ठीक है, एरर सबसे कम देखने को यहाँ पे मिले एंड दैट पर्टिकुलर लाइन इज बेसिकली व्हाट, दैट पर्टिकुलर लाइन इज नथिंग बट, हमारे पास कर्व फिटिंग कर रहे हैं, उसी लाइन की इक्वेशन जो है निकालना हमारा जो है काम इधर होता है। तो दिस इज द बेसिकली मैंने एक लाइन बना दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन, बट ऐसे करके हमारे लाइन बनाना है या फिर फाइंड आउट करना है जिसमें हमें एरर मिनिमम मिले और जो है हम पर्टिकुलरली कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे एनालिटिकल मेथड से चीजें जान पाए। ठीक है, यही हमारा एम होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब दोस्तों इसको निकाले कैसे सो टू फाइंड आउट, बेसिकली टू फाइंड आउट द ए एंड बी, हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है दैट इज एक्स एंड वाई, दैट इज अगर हमें y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स निकालना है, सो इन दैट केस वी हैव ओनली टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स। सो हमें क्या करना पड़ता है, लाइन की इक्वेशन चाहिए, दैट इज समेशन ऑफ y is equal to na plus b summation of x। ठीक है, गॉट इट। एंड अगर मैं बात करूं समेशन ऑफ एक्स वाई, इज दैट इज नथिंग बट हमारे पास a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले की मदद से हम, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन हमारे पास है जहां पे a और b की वैल्यू हमें पता नहीं है और बाकी सारी वैल्यूज जो हम इन टेबल से जो है जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, चैट जीपीटी से आंसर जनरेट करने से अच्छा आप इस टेबल से जो है कुछ चीजें जनरेट कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले हैं या फिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है एंड वो एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या क्या है, चलो देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पांच एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, पांच एन की वैल्यू कितनी होगी, पांच होगी, दैट इज 1 2 3 4
एंड एक लास्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 5, ठीक है। तो एक एक करके x की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 ले लिया, 4 5 ले लिया मैंने, एंड साथ में 3 5 ऑड नंबर्स मैंने ले लिए, 3 5 7 और 9 11 ये ले लिए मैंने, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है, हमें इसके रेस्पेक्ट में बेस्ट फिट लाइन क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द बेस्ट फिट लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कर्व फिटिंग यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द बेस्ट फिट लाइन। उसके लिए सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए तो हमें समेशन ऑफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो 4 समेशन हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा इंस्टेड ऑफ मेरे को ये मैं एक एक करके निकालूं, जिससे आपको विजुअलाइज अच्छा हो जाए, मैं एक टेबल कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, और जो जो मेरे को यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो मैं एक साथ जो है यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। समेशन ऑफ एक्स मेरे को चाहिए था, वो भी निकाल लिया। समेशन ऑफ वाई मेरे को चाहिए था, वो भी मैंने निकाल लिया। समेशन ऑफ एक्स वाई भी मेरे को चाहिए था दोस्तों, वो भी हम निकाल लेंगे। और हमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, तो वो भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना क्या होता है। अगर मैं बात करूं, ये तो हमें गिवन ही है 1 2 3 4 और 5 एंड 3 5 7 9 11, ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ओके, नाउ नाउ व्हाट वी विल डू इज समेशन ऑफ एक्स क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी से एडिशन करो। n प्लस 1/2 वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें एडिशन करके बताओ। अगर मेरे हिसाब से देखूं तो यहाँ पे जो है नथिंग बट दिस कम्स आउट टू बी हमारे पास 15, ये लिखने की जरूरत नहीं है बट 15 हमारे पास आ जाती है। वैसे ही समेशन ऑफ वाई अगर हम करेंगे तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 ऐसे करते करते अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कितना, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 77, 27 प्लस 8 जो है वो 35 आता है। यस, 35 के करीब जो है ये हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट हमारे पास क्या, 3 3 2 तो 5 टू 10, और फिर हमारे पास 7 3 21, फिर 36 एंड फिर 55। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हमारा आता है शायद 55 और 20 57, ठीक है, 57 और 10 67, 67 एंड 3 दैट इज 7 70 एंड नाउ 55 ऐड करेंगे तो 125 के करीब कुछ आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, है ना। 125 के करीब हमारे पास एक्स एंड वाई समेशन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का निकालूं, अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 4 9 16 25, और इसका समेशन अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 6 9 25 50 50 और 5 कितना होता है 55। तो हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 55 के बराबर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये पता चल गया, हमने जो प्रीरिक्विजिट थे निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू वो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो अब हम देखेंगे कि भाई ए और बी की वैल्यू कैसे निकालना है। दैट इज समेशन ऑफ वाई is nothing but na plus b summation of sorry yes summation of x and then summation of मैं लिख देता हूँ यहीं पे वापस से xy is equal to a summation of x प्लस b summation of x स्क्वायर, वैल्यू डालो और रिजल्ट पाओ। तो अगर मैं समेशन ऑफ y की बात करूं तो वो 35 था, 35 इज नथिंग बट n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू यहां से पता चल गई 5 है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज आइटम्स कितने हैं 5 है। 35 इज इक्वल टू 5a प्लस b के समेशन ऑफ x कितना है, दैट इज 15, 15b, ये एक इक्वेशन आ गई दोस्तों। एंड सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, दैट इज 125 इज इक्वल टू a एंड समेशन ऑफ x कितना है 15a हो गया हमारे पास यहाँ पे, प्लस b और समेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 55 x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 15b 55b, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों बाई सॉल्विंग, ठीक है, ये करके देख लेना दोस्तों, कैलकुलेटर में भी हो जाता है बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो गलत चीज होती है, मैंने अभी तक नहीं किया है। तो इसका मतलब जब आप सॉल्व करोगे, मेरे को याद है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाती है, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है, और वहीं पे हमें पता था कि ए प्लस बी एक्स होता है, तो यहाँ से जो बेस्ट फिट लाइन है वो कितनी आ गई, वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x के बराबर आ गई। तो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग जो हमें कर्व फिटिंग में करना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्वेश्चन के थ्रू पूरे कंसेप्ट को समझा है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे पास कभी, दिस इज फॉर लाइन, कभी कभी क्या होता है ना, सवाल जो है वो पैराबोला को लेके भी आ जाते हैं, ठीक है, सवाल जो है वो पैराबोला को लेके भी आते हैं। फॉर पैराबोला की अगर मैं बात करूं कि हमें एक ऐसा बेस्ट फिट पैराबोला की इक्वेशन दीजिए जो क्या हो, जो हमारे पास यहाँ पे
बेस्ट फिट हो, है ना, फॉर बेस्ट फिट पैराबोला। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, बेस्ट फिट बेसिकली हम निकाल रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। अगर मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पास पॉइंट्स है। तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, एक बेस्ट फिट पैराबोला की इक्वेशन देनी होती है। तो इन दैट केस हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आपको पता है कैसे होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स सी एक्स का होल स्क्वायर। जनरल अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अब अगर इसी को सॉल्व करना है, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तभी जाके हमारे पास बेस्ट फिट लाइन आ जाएगा, बेस्ट फिट लाइन कह रहा हूं, बेस्ट फिट पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। सो इन दैट केस हमारे पास तीन, क्योंकि वेरिएबल है तो तीन इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले समेशन ऑफ एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स प्लस, एक सेकेंड, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स क्यूब, एंड लास्टली हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर वाई समेशन उसका, दैट इज ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब। थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है, थोड़ा सुधारना पड़ेगा अपने आप को दोस्तों, अभी आपके लिए सुधर जाते हैं बिल्कुल। एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स फोर। तो हमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेटिंग है, बट दोस्तों यहाँ पे ये क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, आप निकाल के जो है वापस से इसमें जब आप पुट करोगे, पुट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड पुट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, गेट द वैल्यू, गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर द बेस्ट फिट पैराबोला, ठीक है। तो ये जस्ट इन एक स्पेशल केस है, तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट थोड़ा सा अगर रिमेंबर कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो है यहाँ पे कर्व फिटिंग के बारे में तो बातचीत कर ली। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक था आज के लेक्चर का, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि को रिलेशन क्या होता है। को रिलेशन जो चीज होती है वो क्या होती है, क्योंकि आज का जो हमारा एजेंडा था वो क्या था, कर्व फिटिंग के बारे में सीखना है, को रिलेशन के बारे में सीखना है और रिग्रेशन के बारे में सीखना है। बिल्कुल सर जी। तो अगर मैं को रिलेशन की स्पेसिफिकली बात करूं, तो स्पेसिफिकली को रिलेशन क्या होता है अगर मैं उसको बताऊं, तो ये ना बेसिकली दो वेरिएबल के बीच का जो स्ट्रेंथ होता है, उसके रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसको ये जो है हमारे पास बताता है। दैट इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप से आप अपनी वाले रिलेशनशिप की बात मत करना, क्योंकि वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो वाला तो कभी नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पे, वहां पे हम को रिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, बेसिकली ये ना क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग जो है ना को वेरिएंस एंड को रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों वो जो है को, जो वेरिएंस था, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप है कि नहीं, है ना, कितना रिलेशनशिप है कितना नहीं, बेसिकली दे आर डिपेंडेंट और नॉट। बट ये जो है डायरेक्शन और स्ट्रेंथ जो है मेजर करता है, एक डायरेक्शन देता है कि कितना है, मतलब कुछ वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कोरिलेशन हम यूज करते हैं। उस केस में टू फाइंड आउट द कोरिलेशन वी हैव टू, बेसिकली वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि बेसिकली दो वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल मान ले, या मान लीजिए, या फिर दो वेरिएबल मान लीजिए, उनके बीच अगर कोई रिलेशन है, फाइंड आउट करना है, उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, तो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो है मदद लेनी होगी। एंड इन दैट केस इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। दैट इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो आर की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा या तो -1 के बराबर होगी, या तो उससे बड़ी होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या तो उसके बराबर हो जाएगी। मतलब इन्हीं के अबाउट जो है वो रिवॉल्व होती है, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको मान के चलना है। और एक चीज जो है यहाँ पे, एक्स एंड वाई जो है वो एज ऑफ कोर्स, क्योंकि कोवेरियंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज अगर डिपेंडेंट हो गए तो कोवेरियंस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आर जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर इफ नॉट, इफ नॉट देन जो है आर की वैल्यू हमें जीरो आ जाएगी, बिकॉज कोवेरियंस की वैल्यू जीरो होती है व्हेन द टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट।
तो यहाँ पे मैं बात करूं डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ की, हमारे पास यहाँ पे मेजर करता है, जैसे मैंने बताया था डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, उस केस में हमारा कोरिलेशन वाला कंसेप्ट जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर दोस्तों आर की वैल्यू 1 आती है, अगर आर की वैल्यू 1 आती है तो उसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्स एंड वाई आर परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली कोरिलेटेड, परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, रिलेटेड हमारे पास इधर होते हैं। ठीक है, इन पॉजिटिव सेंस, इन यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से लिखूंगा क्योंकि ये थोड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, इन पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में जो है ये कोरिलेटेड अच्छे हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे -1 की, अगर आर की वैल्यू -1 आती है, देन एक्स एंड वाई आर परफेक्टली कोरिलेटेड, आर परफेक्टली कोरिलेटेड, कोरिलेटेड बट इन नेगेटिव सेंस, इन नेगेटिव सेंस, बिकॉज -1 है तो नेगेटिव सेंस, जस्ट बोलने वाली बातें होती हैं, दो आपको पॉइंट याद रख लेना है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा कोरिलेशन वाला जो जो मेन चीज है, अच्छा दोस्तों इसी को जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था, इसी को हम लोग कार्ल पियर्सन, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कार्ल पियर्सन टॉपिक कवर नहीं कराया, ये जो कोरिलेशन दोस्तों हमने अभी किया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसी को हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको भी ध्यान रखें कि हमने वो टॉपिक कवर किया है, बिल्कुल किया है। ठीक है, तो ये था हमारा कोरिलेशन के बारे में। अब जो है लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, क्या लास्ट पार्ट में आ जाते हैं इस वीडियो के, दैट इज नथिंग बट रिग्रेशन, दैट इज नथिंग बट रिग्रेशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान से सुनिएगा कि रिग्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। हमने दो टॉपिक के बारे में अभी तक बात कर लिया है, कौन से कोरिलेशन एंड कोरिलेशन एंड कर्व फिटिंग। अब जो है हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में। अगर मैं रिग्रेशन की बात करूं दोस्तों, हमारा, अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं एक एग्जांपल के थ्रू, रिग्रेशन होता क्या है, अगर मैं बात करूं ना, अगर हमारे पास इफ सप्लाई जो है वो ज्यादा होता है, सप्लाई अगर बेसिकली कांस्टेंट है, मान लीजिए सप्लाई मेरा कांस्टेंट है, देन जो दोस्तों हमारा डिमांड है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है बट फिर भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर कोई चीज हम सप्लाई कांस्टेंट कर देते हैं, सप्लाई जो है एक ही लेवल में, मान लीजिए कि मैं फ्रूटी बेच रहा हूँ और फ्रूटी जो है हर महीने में 10 ही बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा, तो उसमें डिमांड जो है ना, वो डिपेंड करता है प्राइस के। या तो आप प्राइस कम कर दो तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ा दो तो डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पे वहीं पे बट ये जो है हमारा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, क्योंकि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को सस्ती चीजें चाहिए तो डिमांड बढ़ जाएगा। बट यहीं पे डिमांड इज बेसिकली इनवर्स, बेसिकली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अगर मैं बात करूं किसके पॉइंट ऑफ व्यू की, शॉपकीपर या फिर प्रोड्यूसर के, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या फिर जो शॉपकीपर है या फिर बिजनेसमैन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो इन दैट केस हमारे पास डिमांड जो है वो प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी बेसिकली दिस द को रिलेशन, या फिर ये जो रिलेशन है ना, इसी चीज को, क्योंकि अलग अलग चीजें आ रही है, इसका मतलब मैं अगर डिमांड को एक्स वाई बोल देता हूँ, डिमांड को y बोल देता हूँ, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x इन दिस केस एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दिस केस, है ना। तो अगर दो चीजें हो रही है, या तो ये होगा या तो वो होगा, अब दोनों चीजों की वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिलेशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिग्रेशन लाइन का यूज करते हैं। दो लाइंस की इक्वेशन है, आपको वो याद रखना है। अगर आर लाइन y ऑन x, अगर y आर रिग्रेशन लाइन y ऑन x अगर हम फाइंड आउट करें, दैट इज नथिंग बट y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार। ठीक है, एक्स बार, अच्छा ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आर लाइन, दैट इज रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की बात करूं, तो दो हमारे पास क्योंकि निकले हैं ना, दो हमारे पास पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। उस केस में हमारे पास रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई अगर मैं बात करता हूं, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड वाई बार के बराबर हो जाएगा। अब ये वाई बार और वाई क्या होता है वो सब आपको पता है, इक्वेशन हमें निकालनी है, तो वाई बार इज नथिंग बट मीन, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी वाई एक्स क्या होता है दोस्तों, दैट इज नथिंग बट कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा y अपॉन में सिग्मा x। ठीक है, दैट इज वेरिएंस ऑफ y अपॉन में, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा भी। अगर मैं बात करूं b ऑफ एक्स वाई, दैट इज नथिंग बट कोरिलेशन कोफिशिएंट सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x वेरिएबल एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y वेरिएबल। ठीक है, अगर आप इस वाले एग्जांपल को लेते हो तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा,
दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिमांड एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ, बेसिकली मैं इसके रेस्पेक्ट में अगर निकाल रहा हूँ तो उस केस में एक्स जो है वो क्या होता है, प्राइस होता है, वाई जो होता है वो क्या होता है, डिमांड होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ प्राइस अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिमांड। तो ये है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बारे में हम जो है एक क्वेश्चन करने वाले हैं लास्ट में, बट उससे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कुछ और थोड़ा कंसेप्ट जो है जान लेते हैं। अच्छा, ये जो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट के नाम से हम इनको जानते हैं, और ये इसी बेसिकली इसको बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, आर सी। ठीक है, अब कुछ और चीजें जानते हैं दोस्तों। अब कुछ जो है और चीजें हमारे पास जानते हैं। अगर दोस्तों रिग्रेशन कोफिशिएंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इफ बी एक्स वाई is greater than 1, then if bxy is greater than 1, then byx को less than 1 होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन बी एक्स वाई को लेस देन 1 होना पड़ेगा। ठीक है, वाई रीजन अगर आप पूछोगे मेरे को, तो ये ज्योमेट्रिक, बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन अगर हम निकालेंगे तो उस पे पर्सपेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है। उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बस आपको ये नोट एक कर देना है, पॉइंट नंबर 1, कि अगर मैं रिग्रेशन, एक रिग्रेशन कोफिशिएंट को बढ़ाऊंगा या फिर अगर वो 1 से ग्रेटर है, दूसरा 1 से छोटा होगा, टू मैनेज दिस पर्टिकुलर लाइन या फिर पर्टिकुलर थिंग। अगर मैं दोस्तों ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमारे पास यहाँ पे थी, दैट इज बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना दोस्तों, तो ये किसके बराबर आएगा आपको पता है, ये हमारा आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, ये आर स्क्वायर के बराबर आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड चीज हमने देख ली। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं एक थर्ड चीज की, कि अगर हमें यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है, जो हमारे रिग्रेशन लाइंस आए थे, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपने पढ़ा होगा स्लोप के फॉर्म में हम जब निकालते हैं एंगल, दैट इज tan थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट यहाँ पे हम बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताइए। दैट इज नथिंग बट हमारे पास रिग्रेशन लाइंस 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज बेसिकली हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास यहाँ पे क्या, tan थीटा के बारे में हमने देख लिया, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने देख लिया, साथ में हमने ये देखा कि हमारे पास जो बी एक्स वाई, दो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, आर स्क्वायर के बराबर आता है, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर के बराबर आ जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और एक चीज देख लेते हैं, क्या, कि भाई ये जो रिग्रेशन और कोरिलेशन, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं ना, ज्यादा बढ़िया रह जाएगा, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा, राइट। तो कोरिलेशन, एंड यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिग्रेशन। तो अगर मैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों की बात करूं, तो हम देख लेते हैं इनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज पर्टिकुलर टू थिंग्स। तो दोस्तों कोरिलेशन की मैं बात करूं तो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ की बात करता है, मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ का रिलेशन या फिर ऑफ रिलेशन डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशन इज बेसिकली डिटरमाइंड फ्रॉम कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट इज बेसिकली आर, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं रिग्रेशन की, दिस इज नथिंग बट मेजर्स वेरिएशंस ऑफ वन वेरिएबल या फिर वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक नया पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि नॉट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। जैसे वहां पे जो है कॉज एंड इफेक्ट, डिमांड एंड प्राइस कैसे जो है रिलेटेड थे एक दूसरे के साथ, वो हमने देखा था किसमें, रिग्रेशन में। बट इसमें कॉज और इफेक्ट का कोई बेसिकली यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, उन सब चीजों का नहीं है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजफुल टू प्रिडिक्ट सॉरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट यूजफुल टू प्रिडिक्ट कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी इन पर्टिकुलरली। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख रखा है, बट फिर भी लिख देता हूँ वापस से, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। और इस केस में जो है हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स निकालते हैं एंड रिग्रेशन लाइन
एक्स ऑन वाई निकालते हैं तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पॉइंट हो जाता है, मान के चलिए, ये हमारे पास ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो हमने, अगर मैं आपको बताऊं अभी तक हमने क्या क्या करा है, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हमने बेसिकली जो रिग्रेशन होता है ना, यहाँ पे हमने यूजफुल टू प्रिडिक्ट, हमने कुछ प्रिडिक्ट ही तो किया है, इसका मतलब हमें सप्लाई कांस्टेंट दे दिया गया, तो डिमांड के हिसाब से प्राइस की वेरिएशन को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमें डिमांड गिवन है, हम प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा, रिग्रेशन कुछ चीजें को प्रेडिक्ट करने में हमारे पास इस्तेमाल होता है। और अगर कोई मशीन लर्निंग किसी ने सीख रखा है तो उसको पता होगा, रिग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अलग अलग टाइप के रिग्रेशन जो होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, रीजन लासो रिग्रेशन, ये सारी जो है इसी बेसिक फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, इसी बेसिक फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, जहां पे हम कुछ चीजें जो है बेसिकली प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो है यहाँ पे ये चीज देख ली है, ठीक है, कि कर्व फिटिंग क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, रिग्रेशन का एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे जो है दोस्तों आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने अपने पेज को सेव कर दिया है, जिससे आपके पास नोट्स मैं अच्छी तरीके से पहुंचा पाऊं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है जल्दी से हम कर लेते हैं, एंड सेशन को करते हैं एंड। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास गिवन है फॉर डेटा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ढंग से लिखते हैं ना, गंदा हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये वापस आ चुका है, इसको भगा देंगे हम, इसको भगा देंगे दोस्तों, इसको वापस से हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक कर लेते हैं रिग्रेशन का भी, जिससे आपको आइडिया लग जाए फॉर डेटा, ठीक है। और डेटा क्या है, मान लेते हैं कि एक्स एंड वाई मेरे पास इधर है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, 5 ही देता हूँ, 1 2 3 4 5, और वही वाला ले लेते हैं जो हमने कर्व फिटिंग में लिया था, ठीक है ना, वही वाला ले लेते हैं वैल्यू 3 5, जिससे ना आपको समेशन वाला मैं बता पाऊँ, समेशन मेरे को याद है, तो इसी एग्जाम्पल में हम रिग्रेशन लाइन भी निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ चीजें निकालेंगे, तो समेशन ऑफ एक्स कितना था, उस केस में समेशन ऑफ एक्स जो था वो 15 था, मैंने निकाल रखा था। समेशन ऑफ वाई जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट 35, ठीक है। अगर मैं समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल दूं, समेशन ऑफ क्या निकाल दूं, एक्स वाई निकाल दूं, तो 125 था। एंड समेशन ऑफ क्या निकालूं, वाई स्क्वायर निकाल लूं, तो वो 285 हो गया, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो 285 हमारे पास इधर हो गया। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैंने यहाँ पे निकाल लूं, तो उस केस में ये 55 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें समझ आ गया, हमने सारे समीशन जो है, पॉसिबल समीशन यहाँ पे निकाल लिया है। अब जो है हमें पता था कि हमें जो है ना यहाँ पे वाई बार एंड एक्स बार निकालना होता है जब भी हम रिग्रेशन लाइन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक्स बार या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे, तो दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, एन कितना है 5, तो 15/5, 15/5 दैट इज नथिंग बट 3 आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। 15 अपॉन में बेसिकली 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है, 3 आ जाएगी। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये हमने पहला चीज निकाल लिया, दैट इज एक्स बार निकाल लिया। अब वैसे ही वाई बार भी निकाल लेते हैं। वाई बार क्या होगा, समेशन ऑफ वाई अपॉन में क्या हो जाएगा एन, दैट इज नथिंग बट व्हाट, समेशन ऑफ वाई हमने निकाला था 35, 35/5 दैट इज नथिंग बट 7 आ गया हमारे पास निकल के, ठीक है, 35/5 7 आ गया। अब जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हम क्या निकाल लेंगे, ई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेंगे। दोस्तों ये क्या कर रहा हूँ, बिकॉज हमें फॉर फॉर बी वाई एक्स, फॉर बी वाई एक्स हमें क्या चाहिए होता है, आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फॉर दैट रीजन आई एम कैलकुलेटिंग वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऑल्सो। तो वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो वाई स्क्वायर कितना है हमारे पास यहाँ पे 285, 285 अपॉन में एन करेंगे यहाँ पे, 285 अपॉन में 5 माइनस, सॉरी ये तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, इतना हमने निकाल लिया, सात, ये 57 के बराबर आ जाएगा, है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, 57। और एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, दैट इज गिवन व्हाट, दैट इज 55 अपॉन में 5, ये हमारा 11 के बराबर आ गया, ठीक है। और लास्टली हम कैलकुलेट कर लेंगे किसको, ई ऑफ एक्स वाई को, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ई ऑफ एक्स वाई हमने निकाला था 125 अपॉन में 5 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज 25 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब जो है हमारा टास्क है क्या, क्या निकालना है हमें, हमें सबसे पहले तो आर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो हमारा इस्तेमाल होने वाला है। बट आर निकालने से पहले हम सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई निकाल लेते हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। तो सिग्मा एक्स अगर हमें निकालना है, तो दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 11 माइनस मीन का होल स्क्वायर, दैट इज 9, है ना। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज 9 2 के बराबर आएगा, यस।
ठीक है, तो ये 2 के बराबर आएगा, अंडर रूट 2 के बराबर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई ऑफ सिग्मा ऑफ वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो दैट इज नथिंग बट 7, 7 सॉरी 7 नहीं होगा, ई ऑफ एक्स होगा 57, 57 माइनस 7, ठीक है, 57 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस, क्योंकि ये मीन है, तो 57 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ मैंने पढ़ा रखा है, तो आपको पता है कि कैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता है, वेरिएंस कैसे निकालना होता है, वेरिएंस का ही जो है अंडर रूट अगर हम लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा, अंडर रूट 8 के बराबर ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि 57 49 49 से हमारे पास 8 अंडर रूट 8 आ जाएगा, या ठीक है। अब जो है हमारे पास आर निकाल लेते हैं। फॉर आर वी नो कि हमें कोवेरियंस भी चाहिए, तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आर के लिए हमें ये भी निकालना जरूरी है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट हमारे पास ई ऑफ एक्स वाई दैट इज 25 माइनस ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई ऑफ वाई। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ किसी को अगर याद ना हो तो, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई, ये जो होता है कोवेरियंस होता है, को रिलेशन नहीं, कोवेरियंस, दैट इज 25 माइनस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21 होता है, तो 4 के बराबर हमारा कोवेरियंस आ जाता है, ठीक है। तो अब जो है हम आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दैट इज नथिंग बट 4 अपॉन में अंडर रूट 16, ठीक है, अंडर रूट 16, और ये पता है आपको कितना आ रहा है, दैट इज 1 के बराबर आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, 1 के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। एंड अब दोस्तों हम जो है इक्वेशंस यहाँ पे निकालने वाले हैं, बट इक्वेशन से पहले हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बी वाई वाई एक्स की वैल्यू कितनी थी, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है, सिग्मा वाई दैट इज कितना था, सिग्मा वाई रूट 8, अभी पहले फॉर्मूला लिख देते ना, सिग्मा वाई अपॉन में सिग्मा एक्स, ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 है, इंटू रूट 8 इंटू रूट 2, दैट इज नथिंग बट हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, जरूर जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, बिल्कुल ये 2 के बराबर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें आर सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई, दैट इज नथिंग बट हमारे पास बी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 इंटू, क्योंकि आर की वैल्यू दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड उस केस में रूट 2 अंडर में रूट 8 आ जाएगा। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/2 आएगी, एंड आप इक्वेशंस में पुट करोगे, आपके पास पूरा जो है यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन था सबसे पहले y ऑन x का अगर हम निकाले, y ऑन x दैट इज पहला वाला हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन। अब सब कुछ निकाल लिया है, बहुत ही एक बेसिक स्टेप है, जो सारे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट एक ही प्रॉपर वे में आप कैलकुलेशन करोगे विदाउट मिस्टेक, तो आपका सारा जो है झंझट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है ऊपर से देख लेते हैं, y बार इज नथिंग बट 7, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, तो दैट इज 2, और यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कितनी है, 3 होगी, बिल्कुल 3 है, तो x-3, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूं, तो कितना आ जाएगा जरा बता के देखिए, दैट इज एक्स ऑन वाई दैट इज नथिंग बट x-x बार दैट इज 3, और यहाँ पे बेसिकली बी एक्स वाई आ जाएगा, तो 1/2 एंड y-7। तो ये इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 1 एंड 2 इक्वेशंस आ जाती हैं, दैट इज रिग्रेशन लाइन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, ठीक है। तो ये दो हमारा टारगेट रहता है निकालने का, एंड आपने अगर ये सारी चीजें निकाल लिया दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चंस इतना नहीं पूछेगा, या तो वो बी वाई एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, या तो वो कोवेरियंस की वैल्यू पूछ लेगा, या तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ लेगा, मतलब बीच में कोई स्टेप में जो है वैल्यू आपको दिखेगा। और सेमेस्टर एग्जाम्स में, यस, सेमेस्टर एग्जाम में हाई मार्क्स के लिए ये पूरा जो प्रोसीजर है वो पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि आप पूरा ये जो मैंने आपको पूरा बता रखा है स्टेप बाई स्टेप, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑल कैलकुलेशंस करके लिख देता हूँ। स्टेप 1 हमारे पास जितने भी कैलकुलेशन पॉसिबल हैं जो हमें चाहिए टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट कोवेरियंस, वो हमने स्टेप 1 में कवर कर लिया। तो स्टेप 1 में आपको ये कवर करना है। स्टेप 2 में आपको दोस्तों, स्टेप 2 में हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल देना है। तो इसको मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को स्टेप 3 बोल देता हूँ, ठीक है। एंड स्टेप 4 में दोस्तों हमारे पास क्या करना पड़ा यहाँ पे, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो 0 4 हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। एंड फाइनली स्टेप 5 में हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा, ठीक है। तो दिस इज 5 स्टेप, पूरा आंसर हमने 5 स्टेप में जो है डिफाइन कर रखा है, और इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, वो तो इजी ही है, बट इजी है, बट दोस्तों क्या है, कैलकुलेटिंग है, टाइम टेकिंग है, तो आपको अपना दिमाग ठंडा करके जो है ये पूरे कैलकुलेशन को करना है, एंड दिस इज द प्रोसेस फॉर finding out the regression lines on y on x and x on y.
और इसी के साथ दोस्तों आज हमने बहुत ही डिटेल में आज हमने पढ़ने की कोशिश करी है, ठीक है। आज हमने बहुत कुछ जाना है, दैट इज कर्व फिटिंग क्या होता है। तो बेसिकली हमने कर्व फिटिंग क्या होता है जाना। सबसे पहले तो जस्ट अ सेकेंड, हमने कर्व फिटिंग के बारे में जाना, फिर हमने कोरिलेशन क्या होता है उसको जाना, कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हमने देखा कि रिग्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा रिग्रेशन के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल, कि कैसे हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप रिग्रेशन के एक सवाल को सॉल्व करना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। मेक श्योर टू ज्वाइन द चैनल, टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।